In J&K since 10th May, the situation along the Western Front and J&K remains sensitive but firmly under control. In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. Active local terrorists are now in single digits. Terrorist recruitment is almost non-existent, only 2 in 2025. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. As regards the Northeast, neutral, transparent and decisive action by security forces, along with many proactive government initiatives, have led to a marked improvement situation in Manipur during 2025. Peaceful conduct of Durand Cup, resumption of cultural festivals like Shiroi Lili, Sangai, and renewal of suspension of operations, that is SU, with Kuki insurgent groups in September 25, have been key markers of stability. Sir, namaste. I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, you talked about, in your opening remarks, you talked about busting Pakistan's nuclear rhetoric, sir, during Operation Sindoor. Can you tell us how did the army do it, or how did the forces do it? And during the talks with DGMOs during the conflict, was there ever any nuclear threat given by Pakistan army? And sir, in recent past, we have seen that a major force restructuring has taken place, where you have been able to create a pool of over 1 lakh drone operatives. Was this necessitated by the Operation Sindoor, or was it in plans earlier also? And if you can tell us about the entire restructuring plan, sir, IBGs, Rudras, whatever the army is going to do in future. Thank you, sir. महत्व बढ़ता जाएगा. तीसरा सवाल जो पूछा है अजीत जी ने, उन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियर रेटोरिक का क्या मतलब है और फोर्स स्ट्रक्चर. तो फोर्स स्ट्रक्चर तो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में है, तो मैं उसके बारे में आके बाद में बात करता हूं. जहां तक न्यूक्लियर रेटोरिक का चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा कि डीजीएमओ टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी, और जो न्यूक्लियर रेटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में. मुझे ऐसा कोई अंदाज नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज आई थी. जब हम बोलते हैं कि इसमें हमारा रोल क्या था, जब हम बात करते हैं, पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और सब कन्वेंशनल से डायरेक्टली हम सीधे न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे. परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो खत्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया. और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक न्यूक्लियर रेटोरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया था. को एलिमिनेट किया वो पाकिस्तान आर्मी के जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग. जी, आप सही बोल रहे हैं. मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि तकरीबन उन्होंने गलती से एक बार, मुझे याद है 13 या 14 अगस्त के आसपास उन्होंने गलती से 150 लोगों की लिस्ट निकाली थी और जिसको हमने एनालाइज किया, बाद में उन्होंने उसको वापस पुल आउट कर लिया था. उसमें 100 लोग जो तकरीबन हमारे अंदाज से थे वो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फायरिंग हुई थी या IBJN के सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी उससे खत्म हुए थे. जहां तक आपने फोर्स स्ट्रक्चर की बात की, फोर्स स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा कि ड्रोन पहले भी अहम रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ऑप सिंदूर के बाद इस चीज को पूरा एक मेजर एक्सेलरेशन मिला. क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे? हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे. इनको हमने काफी कुछ तक वैलिडेशन किया था. इसको डेजर्ट टेरेन में किया था, हाई एल्टीट्यूड टेरेन में किया था, तो वैलिडेशन चल रहा था. लेकिन चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है, इसलिए हमें इसको जल्दबाजी में और जल्द से जल्द हमने इसको कमीशन करना पड़ा, इसको हमने एक शेप देना पड़ा. इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या कार्रवाई की. अगर हम इन्फेंट्री बटालियन से शुरू करें तो आप देखेंगे ड्रोन पहले क्या होता था, ड्रोन कोई भी उड़ा सकता है.
लेकिन अगर आपको ड्रोन का इफेक्टिव इस्तेमाल करना है सर्विलेंस के लिए, फोर्स एप्लीकेशन के लिए, एंटी रेडिएशन के लिए, जैमिंग के लिए, लॉटर म्यूनिशन के लिए, या जो काउंटर यूएस इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे नॉन काइनेटिक हो, दोनों के लिए, इन सब के लिए हमें बड़े ऑपरेटर्स चाहिए और इनके लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी स्पेशलिटी की जगह एक सुपर स्पेशलिटी का खिताब जीत चुका है। तो अगर ऐसी बात है तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें जरूरत है कि हम इसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करें। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया वो इन्फेंट्री बटालियन में हमने अश्नी प्लेटून खड़ी की, जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि एक लेवल की क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं तभी वो इसमें जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक हमने भैरव लाइट कमांडो बटालियंस खड़ी की हैं, जो कि हमने आज की तारीख पे 13 भैरव बटालियंस खड़ी की हैं। ये भैरव बटालियन का जो काम है, इनका काम है कि जो घातक प्लेटून होती थी इन्फेंट्री बटालियन में, जो स्पेशल फोर्सेस, इनके बीच का जो एक गैप है, इस गैप को कवर करना विथ मॉडर्न इक्विपमेंट। तो यूएस इक्विपमेंट, काउंटर यूएस इक्विपमेंट, लॉटर म्यूनिशन और भी जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसको लेके एक घातक रोल प्ले करना। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिलरी में। आर्टिलरी में अगर हम बात करें तो एक दिव्यास्त्रा हमने बैटरी बनाई है। दिव्यास्त्रा बैटरी का ये मतलब है कि वो आरटी रेजिमेंट के अंदर रहेगी और वो एक डिव कमांडर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगेन यूएस एंड काउंटर यूएस एंड लॉटर म्यूनिशन के लिए। जो हमारी शक्तिमान रेजिमेंट है, जो अभी हमने 3 खड़ी कर रहे हैं शुरू करने के लिए और बाद में 12 खड़ी करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी रेजिमेंट जो है इसी चीज के लिए रहेगी। इनका जो रेंज रहेगा, शुरू में शायद ये 100 से 400 किलोमीटर रहे, आगे आने वाले दिनों में हम इसको 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर भी इनका दायरा देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो यूनिटें हैं ये आर्मर्ड में भी खड़ी होंगी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी खड़ी होंगी। आपको पता है कि ईडब्ल्यू ब्रिगेड जो है उसमें नॉन काइनेटिक काउंटर यूएस इक्विपमेंट ऑलरेडी आ रहा है और एयर डिफेंस में भी काइनेटिक इक्विपमेंट एयर डिफेंस के लिए आ रहा है। तो ये कुछ छोटे मोटे, मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह का हमने मेजर चेंजेस लाए हैं। और जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी अभी सैंक्शन हो चुका है और ये भी इसमें बदलाव लाए जाएंगे। दूसरा सवाल आपका था मिसाइल फोर्स के बारे में। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हाँ। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूँगा कि ये समय की ज़रूरत है और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करें उतना